मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट क्यों डिसाइफर नहीं हो पा रहा है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट या लैंग्वेज का क्या रिलेशन है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इनसे क्या रिलेशन है। स्कॉलर जैसे इरावतन महादेवन और आस्को पारपोला की माने तो हड़प्पन स्क्रिप्ट या हड़प्पन लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक द्रविडियन लैंग्वेज थी। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत से रिलेटेड कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है विजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्रोनो क्लैरिटी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट एक लोगो सिलिबिक स्क्रिप्ट था। लेकिन ये लोगो सिलिबिक स्क्रिप्ट होता क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको। ऐसे स्क्रिप्ट में लोगोग्राम और सिल्बोग्राम दोनों का यूज होता है। लोगोग्राम का मतलब जैसे इस सिंबल को देखिए, इसे हम एंड पढ़ते हैं, इसे हम हार्ट पढ़ते हैं, इसे हम ऐड पढ़ सकते हैं। मतलब एक पूरे वर्ड के लिए एक सिंबल का होना। और फिर सिलेबोग्राम का मतलब होता है एक साउंड या सिलेबल के लिए एक सिंबल का होना। जैसे मान लीजिए हमें वर्ड बनाना लिखना है तो आप अल्फाबेटिक सिस्टम में BANANA लिख सकते हैं। लेकिन सिल्बोग्राम में क्या होगा कि एक साउंड जैसे बा के लिए कोई सिंबल होगा, ऐसे ना के लिए कोई सिंबल होगा, और इस तरीके से हम बनाना को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हड़प्पा में इन दोनों का मिक्सचर यूज होता था। कुछ सिंबल्स पूरे वर्ड को डिनोट करते थे और कुछ सिंबल्स सिलेबल को, इसलिए इसको हम लोगो सिलेबिक सिस्टम कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं द्रविडियन लिंकेज पे। 1853 में एडविन नॉरिस नाम के एक व्यक्ति ने एंशिएंट ईरान में बोली जाने वाली एलामाइट लैंग्वेज और तमिल में कुछ सिमिलरिटीज देखी। बहुत से स्कॉलर्स इस पे काम किए। इसके बाद मैकैल्पिन ने एक पेपर लिखा, प्रोटो एलामो द्रविडियन। इसमें उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि साउथ ईस्ट ईरान से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक इस पूरे रीजन में एंशिएंट टाइम में कोई कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात थी। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, आज जितने भी द्रविडियन लैंग्वेज हैं, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गोंडी, ब्रूही, ये सब प्रोटो द्रविडियन नाम की एक लैंग्वेज से इमर्ज हुई हैं। इसी तरीके से एक प्रोटो एलामाइट लैंग्वेज थी, ये ईरान रीजन में बोली जाती थी। तो थ्योरी ये है कि ये दोनों प्रोटो द्रविडियन और प्रोटो एलामाइट एक कॉमन एंसेस्टर से आई होंगी, जिसे प्रोटो एलामो द्रविडियन कहा जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब पता कैसे लगा, क्या कोई एविडेंस है? और मैं बोलूँगा हाँ, एविडेंस है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला एविडेंस ये है कि एलामाइट और द्रविडियन लैंग्वेज दोनों ही एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज है। एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें एक रूट वर्ड में सफिक्स लगा लगा के बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड बना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए किसी लैंग्वेज में किंग को अरासार कहा जाता है, तो हम अगर किंग्स यानी प्लूरल लिखना चाहें तो इसमें हम एक सफिक्स जोड़ देंगे, लाइक गल, तो ये बन जाएगा अरासार गल। और अब अगर लिखना है ऑफ माई किंग्स तो फिर एक और सफिक्स जोड़ देंगे, जैसे अरासार गल इन। तो ऐसे एक रूट वर्ड किंग के पीछे हम सफिक्स जोड़ते जाएंगे और हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। तो द्रविडियन और एलामाइट दोनों एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में भी यही दिखता है कि ये भी एक एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज हुआ करती होगी, क्योंकि हड़प्पन इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगा कि अक्सर इसके राइटिंग में सफिक्स यूज होता था, प्रीफिक्स नहीं। वहीं अगर हमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो इन लैंग्वेजेस में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश, इन दोनों में सफिक्स और प्रीफिक्स यूज होता है। अब अंडरस्टैंड वर्ड को देखिए, हम मिसअंडरस्टैंड लिख सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। हड़प्पा के एनालॉजी में ये मिस यानी प्रीफिक्स यूज नहीं होता था। जो भी यूज करना है वो वर्ड के बाद होगा, स्टार्टिंग में नहीं। और यही सेम चीज द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ भी है। तो शायद हड़प्पन लैंग्वेज द्रविडियन की बहन हो। ये था एक एविडेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या एंशिएंट ईरानियन लैंग्वेज और द्रविडियन लैंग्वेज में कोई सिमिलरिटी है। क्योंकि अगर द्रविडियन लैंग्वेज उस रीजन में इमर्ज हुई है तो सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये मैकैल्पिन के वर्क से लिया गया है। इसमें पहले कॉलम में है प्रोटो एलामो द्रविडियन, दूसरे में एलामाइट, तीसरे में प्रोटो द्रविडियन और लास्ट में है तमिल। यहाँ पे जो POT इसका मतलब था यंग एनिमल, और इधर इसे पुट्टू कहा गया। और फिर प्रोटो द्रविडियन में इसे POT यानी पोट, और फिर तमिल में इसे पोट्टू कहा जाने लगा, जिसका मतलब था सैपलिंग। तो कहीं ना कहीं देखिए एक वर्ड, ये सारे वर्ड्स जो है सिमिलर है और इसकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं सिमिलर है। ऐसे वारी का मतलब था टू टाई और होल्ड, ये बन गया मारी मतलब सीज, और ये बना वारी मीन्स टू बाइंड और टाई, और तमिल में इसे वारी बोलते हैं और मतलब सेम है। का मतलब था अनाज को प्रोसेस करना। एलामाइट में ये बन गया उमी। प्रोटो द्रविडियन में यहाँ इसका मतलब था भूसा, और तमिल में फिर उमी, यहाँ भी मतलब था भूसा यानी हस्क, और तेलुगु में इसी को हम कहते हैं उमाका। तो आप देख रहे होंगे सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं,
लेकिन यहाँ ये इस्टेब्लिश हो गया कि साउथ इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज का लिंकेज कहीं ना कहीं एंशिएंट ईरान से तो है, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पन लैंग्वेज का रूट भी कहीं ना कहीं इससे लिंक है। रीजन तो वही है ना, तो सिमिलैरिटीज तो कहीं ना कहीं होंगी ही। ये तो सबको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया से बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये लोग मेलुहा बोला करते थे। इंडस एरिया से बीड्स, कॉटन और बहुत से प्रोडक्ट्स मेसोपोटामिया भेजे जाते थे। ऐसा ही एक प्रोडक्ट था सेसमे ऑयल। अब इस तेल को सुमेरियन में इलू या इली कहा जाता था और अकाडियन में एल्लू या उलू। और आपको पता है कि अर्ली ड्रेविडियन में सेसमे ऑयल को क्या बोलते थे? एल या एल्लू। यानी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही कुछ नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यूज किया जाता होगा। तभी तो मेसोपोटामिया के लोग इसे कॉपी करके इसी के जैसे इल्लू, इली, एलू या उल्लू नाम से बोलते थे। है ना इंटरेस्टिंग लिंकेज? लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर उस समय पर नॉर्थ वेस्ट रीजन में द्रविडियन बोली जाती थी तो कोई ना कोई तो एक लैंग्वेज आज एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका लिंकेज द्रविडियन से हो। और जवाब इसका है हाँ, बिल्कुल एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है। सदर्न बलूचिस्तान में एक लैंग्वेज बोली जाती है ब्रोही, जो कि द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि क्या पता हड़प्पा में संस्कृत की कोई एंसेस्टर लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। क्यों, आइए जानते हैं। पहले तो हमने देखा कि संस्कृत एग्लूटिनेटिव लैंग्वेज नहीं है और हड़प्पन लैंग्वेज को एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एग्लूटिनेटिव था, तो संस्कृत से इसका रिलेशन बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि संस्कृत जैसे लैंग्वेजेस में रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स नहीं होते हैं। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए हम इसको भी समझते हैं कि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स ऐसे साउंड्स हैं जिसे आप अपनी जीभ यानी टंग के टिप को पीछे की तरफ कर्ल करते हैं तब निकलता है। जैसे ण एक रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट है। जब आप कर्ण बोलते हैं तो आपकी जीभ पीछे की तरफ कर्ल होता है। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि प्योर संस्कृत में ये रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स नहीं थे, लेकिन वहीं द्रविडियन लैंग्वेज में रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स हमें खूब देखने को मिलते हैं। तो फिर संस्कृत और फिर हिंदी में ये कॉन्सोनेंट्स आए कहाँ से? ऑब्वियसली द्रविडियन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस रहा होगा, लेकिन आर्यन का माइग्रेशन तो नॉर्थ इंडिया में था, तो फिर कैसे ये इन्फ्लुएंस हुआ? तो इसका मतलब है कि जब आर्यन नॉर्थ इंडिया में आ रहे होंगे तो उस समय उस रीजन में द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती होगी, तभी तो इन्फ्लुएंस हुआ होगा। तो वैदिक एज से पहले कैसे लोग वहां रहते थे? हड़प्पन लोग। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते होंगे। तो हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे जो हड़प्पन लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को द्रविडियन से लिंक करती है, लेकिन इसके अपोजिशन में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे माइकल विट्सल की पैरामुंडा थ्योरी या स्टीव फार्मर की नो स्क्रिप्ट थ्योरी या फिर एसआर राव की इंडो आर्यन थ्योरी। लेकिन इसमें कौन सही है कौन गलत है ये हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो जाती। लेकिन ये हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर क्यों नहीं हो रही है आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप देख रहे थे क्रोनो क्लैरिटी और मेरा नाम है विजय त्रिपाठी। धन्यवाद।